अच्छा, ये जो आपने ग्लोबल टाइम्स की बात करी, इसके लिए वी गॉट अ सेपरेट क्वेश्चन आफ्टर दैट, एंड आई एम प्रीटी श्योर वी विल हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन अराउंड दैट। पर जो अभी कल्पेश भाई ने कहा, जो क्वेश्चन आपने रेज किया था कल्पेश भाई, वी गॉट अ पॉइंट इन दैट एंड आई होप दैट विल आंसर। मानस भाई, एक एक सेकंड, एक मैं कल्पेश भाई के उसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हाउ वेस्टर्न मीडिया इज टेकिंग अप ऑल दिस मैटर। वो किसको अग्रेसर पोर्ट्रे कर रहा है अभी? मोस्ट प्रोबेबली हम तो यही समझते हैं कि चाइनीज को ही कर रहे होंगे, बट एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है वेस्टर्न मीडिया में या अमेरिका, क्योंकि उससे फिर एक जो विक्ट्री है वो भी काफी हद तक उससे डिवाइन होगी कि कौन एग्रेसर है। मेरे हिसाब अच्छा, से तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव मीडिया डिसाइड नहीं करेगी, उनके थिंक टैंक्स डिसाइड करेंगे। आप केयरफुली रैंड, हडसन, इन लोगों को फॉलो करते रहें, और मुझे जो फर्स्ट इंडिकेशंस आ रहा है वो एंटी इंडिया ही स्टेप्स नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी का जो स्टेटमेंट है मीडिया का, ये सब गायब हो जाएगा, और ये जो थिंक टैंक्स ने आगे करना है वो करके ये प्रेस करेंगे। अनलेस ऑफ कोर्स हम उनके क्वाड के शर्तों को पूरी तरह मान लें। हम अभी क्वाड की शर्तों को मान नहीं रहे हैं, इसलिए प्रेशर हमारे अगेंस्ट बिल्ड हो रहा है। उनका क्वाड का रिक्वायरमेंट है वो तब हम पूरा करेंगे जब हम सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर को ओके कर देंगे, और वो भी ईमेल्स के साथ। ये उनका प्रेशर है हमारे पास, और ये हमें समझना है कि इसका जो कॉस्ट है ये $20 बिलियन है, जितना भी पड़ेगा, जब हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे तब वो हमारे ऊपर से प्रेशर हटाएंगे। तब तक उनका नैरेटिव नेगेटिव ही आएगा। ये रैंड और हडसन और ये सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, इनके ऊपर खास तौर पे ध्यान देना है कि ये करना क्या चाहते हैं। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि एक सेकंड में बस, सॉरी, हाँ, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि लोग ये भी पोर्ट्रे कर सकते हैं कि हम ब्लैक टॉप या फिर हमने जो भी अभी रिसेंट गेन्स किए हैं अगस्त लास्ट वीक में, अगर हम उनसे पीछे आ गए तो दैट्स चाइनीज विक्ट्री, की चाइनीज ने जो स्टेटस को मांगा था वो उनको मिल गया, और वो चाइनीज विक्ट्री है। और चाइनीज अपनी, मतलब इस टाइम यही चल रहा है कि कौन विक्टिम प्ले कर रहा है। चाइनीज खुद विक्टिम प्ले कर रहा है, और वो एक लाइन लेके प्ले कर रहे हैं कि हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाएंगे। तो ये इसीलिए मैंने ये पूछना चाहा कि भाई वेस्टर्न मीडिया इसमें क्या किस तरीके से, और उसके हिसाब से फिर हमारी जो विन और लूज है वो तय हो रही है। नहीं, एक चीज तो चेंज हो चुकी है पोस्ट कोरोना। चाइना को मीडिया में जो उसकी गेम्स होती थी, इंटरनेशनल मीडिया में स्पेसिफिकली, they are not able to convince western media as well, and western democracies or western civilians कि they are in control and they are much better and what you call responsible power। जो उनके actions है ना, in general लोग support जो कर रहे हैं वो इंडिया को ही कर रहे हैं। थिंक टैंक वाली बात जो रोटर ने उठाई है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो उनका थिंक टैंक जो है, जो उनके ऑपरेट करते हैं, they work with establishment to further the cause of establishment। वो हमें पता है establishment का cause क्या है, to have engagement with India as per their term, not our term। तो वो प्रेशर तो करेंगे जनरेट, बट आई डोंट थिंक कि ये कहानी ना बिकॉज ऑफ कोरोना हैज इम्पैक्टेड सिविलियंस रादर देन प्योरली नेमली कंट्रीज। सिविलियन एक बंदा वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी है वो इम्पैक्ट हुआ है इससे। तो जो भी डेमोक्रेटिक थॉट है जिसके दिमाग में, चाहे जापान का सिटीजन हो, चाहे वो कोरिया का सिटीजन हो, चाहे वो अमेरिका का हो या यूके का, दे विल ऑटोमेटिकली ऑन द साइड ऑफ इंडिया। दे आर आई गेस इसमें ना दो डिवीजन है, जिसे जो अभी पूछा था प्रश्न था कि वेस्टर्न मीडिया का। तो मीडिया तो जैसा रूटर सर ने बोला कि मीडिया तो अपना जो थिंक टैंक्स और उनके हिसाब से चलता है, बट अगर आप देखो ना, मतलब जो सिटीजन है वो, जो आप अगर रिएक्शन देखोगे ना, आप यू गो टू गूगल ट्रेंड्स या फिर आप ट्विटर के ट्रेंड्स पे देखोगे, और आप किसी भी कंट्री में चले जाओ या आप वर्ल्ड वाइड भी ट्रेंड देखोगे ना, यूट्यूब वीडियो देखो, इनके यूट्यूब वीडियो पे कमेंट्स देखो, तो ऑर्गेनिक जो रिस्पॉन्स है, जो जनरली इतना प्रो इंडिया नहीं होता था, वो क्योंकि इंडिया ने चाइना के सामने खड़ा हुआ है, एक बिल्कुल फाइट दिया और बिल्कुल बैक डाउन नहीं कर रहे हैं हम। तो उसमें क्या है ना कि जो इस टाइप के जो लोग थे ना, जो जिनको चाइना से एक कोई रीजन चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी ऐसे जनता थी जो चाइना को कुछ कर नहीं पा रहे थे, चाहे वो उनके जिनके साथ में चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, या इवन अफ्रीका। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो है, इफ यू लुक एट द गूगल ट्रेंड्स,
आप अफ्रीका का गोल्ड ट्रेंड वहां पे देखो, वहां पे लोग ना मतलब नॉर्मली सी बात भी, कोई अगर कोई मेडिसिन की बात सर्च कर रहे हैं ना, तो उसके बाद भी ना जो सर्च रिजल्ट जो रहता है वो इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट पे जाके लीड करता है। तो मतलब लोग इस बारे में बात करना चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू पुल द इंफॉर्मेशन। आई गेस मानस भाई I think एक इंटरप्शन के लिए सॉरी, एक हैप्पी रूमर है जो आप लोग को बता देना चाहता हूँ। वियतनाम वॉर ही के बाद how come they are able to portray themselves as such a superior class and everything else like that. Now we also had a little bit chat that we wanted to more about know the history of China. Ki in the known places it is the only country who actually built a wall. एक फ्रांस ने करी थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मजेंटा वॉल, उसका क्या हालत हुआ ब्लिट्जक्राइग में, वी ऑल नो. सो एज अ चाइना on the history side it is, are we able to talk about from the defensive race point of view ki Yes. their first reaction has always been on the defense rather than to go out? Okay, Right. let me go on. You please. go I'll ahead, go probably ahead, go ask ahead, go ahead, Bala go ahead. to start. Okay. See, there are whenever we are talking about China, we are talking about core China, which is on the other side of Great Wall of China. Okay, that's the first thing. And the second thing we are looking at here is what exactly is not on the Chinese side of Great Wall, but what's on the other side. In the north, you have got these Xiongnu is the original one, original tribal confederacy. No one knows whether it's a Mongol or whether it's a Turkic. But it really didn't matter, because if you all history starting from around 500 BC till around 1700 1800, there was always a single kingdom north of Great Wall of China. There was always a single kingdom. It used to exist for 2 generations or 3 generations. After that, it used to break apart. 50 years, 100 years, another one forms, and the only civilized area it knows in the whole theater is China. So they have no other option except to attack China for food, for everything. This is on the north side, and on the southern side you have got Tibet. Tibet has got zero history before 600 AD, and from around 650 exactly to say somewhere around 650 till around 800 900, it was a three-party struggle which was happening in that area. China on that side, and on the north side you have got this I think at the time it was Blue Turks, and below you got Tibet. All three were fighting for control of the same area. At some point, Tibet even attacked the capital city of China. So the main reason why China went on a defensive is because the borders were not under control. Number one. Number two, it is too taxing to maintain its position on the other side. And number three, it is not in a position to ignore the territories which are on the other side because of the resources available. For example, if you go to Tarim Basin, it is famous for jade, it is famous for gold. And if you go to northern Tibet, that is this Rutog and other area where the war is happening now, all this area is famous for gold. China needs resources. So where will it get it? So whole Chinese policy was centered around keeping the center safe and ensuring that the borders are under its control so that no one will attack. But every time the wall was breached, I think the first time the wall was breached was within 30 years after of the wall was being built. Now coming to the other aspect of everything is related to the reason why the wall is built. So now what happens if someone tries to cross over? Let's say if China sends an army from core China towards this outpost, what happens? Like the same case we are seeing in Ladakh today. Is the army happy? Is the Chinese army happy? How long can the center is not able to see? If you look at the Indian border area, Rutog has got a population of around 6,500. Burang Taklaghat has got a population of around 10,000. And Zanda or Toling, which exists from
which exists from Ladakh till Manapas or something, it has got a population of around 8,000 or 9,000. This law, and we are talking about an area of around 7.3 lakh square kilometers. 7.3 lakh square kilometers and a population of 25,000 is not something no one can manage easily, especially if you are trying to run the show from such a distance. So effectively, the situation will be that at some point of time, if the center will be trying to send money and resources to the border, those resources are not sufficient. And what happens is, people who are sitting on the other side and people who are very far and whom the center is not able to support, they will rebel. On an average, every 300 years, China saw a rebellion. Every 300 to 400 years, China saw a massive rebellion which collapsed the government. And as far as I know, there is only one example where the government did not collapse, but it almost collapsed. That was around 910, 920. So many generally. And that sort of explains the dynastic kind of a cycle that it constantly goes through. Yes. So basically, what this concept of dynastic cycle is, there is a chaos in the center. Or rather, let me start from the peaceful situation. China is a united mass. Everything is fine and perfect there. What happens is, the post becomes rich because the whole Chinese enterprise is because of trade. The coast becomes rich because it ships the stock out of it, and because of that there is an increasing difference in standard of living between interior and the coast. China Han coast, Han interior, and non-Han China. This is how it used to be. Non-Han China always had a Han army. Han interior was nobody's friend. Han coast used to get rich. At some point, it used to be that because this gap became increased, there used to be a rebellion which starts somewhere either in the Han interior or in the army which is fielded outside Han interior. And generally, what happens whenever there is a rebellion, everyone starting from Han interior till the borders of Tajikistan, everyone will join hands. They will rebel against China, and generally the government collapses. It's all about food. It's not about money. It's all about food and resources. It's all about food. Because if you see around 750, I guess, China and Arabs clashed with each other. China was defeated badly, but there was a very good chance for China to take back the control. But China failed because the whole interior erupted into a war. That war literally broke the central government in China. So ultimately, it all boils down to that. People that is, if China has got peace for a considerable time, China will break apart. Okay. And now, so if I go on, please. So if I got the basic kind of a crux, what you kind of shared with us is that the projection of China as a strong nation right from the start is probably a fallacy there. It is not as true as it speaks. Yes. And what we can possibly kind of attribute to the image of the China being a very powerful nation, probably a very good media management, or I don't know how to explain it. No, I'll rather put it in this way. After China, which is the next powerful country on the world map, historically, it need not be today. Or you can name a powerful country which is west of China and which is considered to be a global power. Which is the first country you can think of? India. India is in the south, not in the west, and because of the Himalayas, China cannot attack India. India cannot attack China. That also we know. You're going to Russia. Russia is a new invention. Japan. And west of China. West of China. Yes, because even Russia, there is nothing in Russia. There is nothing in Asian Russia. It's only in European Russia. So, effectively, what I'm trying to say here is, north of India and Persia, and west of China, there is nothing before Europe. And that is the area through which the trade routes went into.
cover the whole world. So naturally, China is the most powerful country on the trade route, right? And no one wants to offend China. We don't have a country which can even come near China in all the world history, west of China and north of India and Persia. That was the reason why China is considered a powerful country. I don't think there is any other reason. Okay. So kind of does that explains or probably answers your question there, Kalpesh, by that behind the supremacy of China, what we are actually speaking about is not just the military might of the China, but the economical weight that they placed behind it. एक मेरा भी एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी तक किसी ने वन चाइना पॉलिसी को किसी भी कंट्री ने चैलेंज किया है क्या पावरफुली? मतलब ठीक है, बातों में हम कह देते हैं, पर किसी भी कंट्री ने, मेरा दिव्या भाई से क्वेश्चन है कि किसी ने वन चाइना पॉलिसी को अभी तक लास्ट 70 इयर्स में किसी ने उसको चैलेंज किया है? क्योंकि हमें दिव्या भाई एक मिनट, मैं ना जो कल्पेश भाई का क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा ऐड कर दूं। तो कल्पेश भाई ने जैसे बोला कि उनका जो क्वेश्चन था कि चाइना इतना ज्यादा पावरफुल दिखाया जाता है कि लोग ना उनसे नॉर्मली डर जाते हैं। तो इफ यू लुक एट ना आज आप देखो दुनिया के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आपको आपकी कंट्री को रैंकिंग देते हो या फिर आपके जो पॉलिसीज है उनको एनालिसिस करते हो, उन सब में ना चाइना का एक मेजर स्टेक है। आप अगर देखोगे ना, आप आए दिन खबरें आती हैं कि यूएस यूनिवर्सिटी का ये डिपार्टमेंट का ये प्रोफेसर जो था वो चाइनीज पे रोल पे था। सो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 1950s से उन्होंने इन सब जगह पे ना जहाँ पे जितना भी इंटेलेक्चुअल स्पेस था, या जैसे हमारा बॉलीवुड देखो, इसमें भी आप देखोगे ना कि जितना भी प्रो चाइनीज जो भी प्रोपेगेंडा है वो इसी तरह से प्रोपेगेट किया जाता है। तो होता क्या है ना कि हम लोग जो भी देखते हैं ना या जो भी सुनते हैं हम वो इमेज बना लेते हैं। जैसे आप देखो कि 1962 में हमें ये बताया जाता है कि हम इतनी बुरी तरह से हार गए, लेकिन हमारा जो 1965 और 67 में जो हमने किया वो कोई नहीं हमें बताता है। तो एक है कि लेक ऑफ इंफॉर्मेशन भी है हमारे पास। दूसरा, अभी आप देखो ना, जैसे जब तक डोकलाम नहीं हुआ था तब तक तो बहुत सारे लोग हम भी समझते थे नहीं चाइना बहुत पावरफुल है, हमें उनसे लड़ना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब डोकलाम में हमने स्टैंड कर लिया तो देखो कितना 2 महीने के अंदर पूरा स्टेटस को बदल गया और हम लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार चाइना जो है इट कैन बी डिफीटेड। सेम गलवान और अभी यहाँ भी चल रहा है। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है कि जो ग्लोबल टाइम्स जैसे जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारा का सारा काम हमारे लिए करते हैं। जैसे आप देखो ना, जैसे वो बता रहे हैं कि इतनी सारे बर्फ में वहां पे इतना ड्रायर जहाँ पे रहता है वहां पे वो लोग ड्रोन के थ्रू वो अपना खाना पहुंचाएंगे। तो इस तरह की जैसे मजाक की जो बातें है ना, तो कॉमन इंडियन भी जो है ना, कॉमन मैन भी जो है ना, वो भी अब इनको समझने लगे अच्छा ये लोग सिर्फ इसी काम के हैं, लोग से कुछ नहीं हो सकता है। दे कैन ओनली, जो बोलते हैं ना गीदड़ भभकी वाली बात है। चाइना का हिसाब जैसे हमारे यहाँ पे एक बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। चाइना का वो हिसाब है, अगर आप उनके सामने खड़े होके अगर उनको आंख दिखाते हो तो दे विल बैक डाउन। दैट वाज माइन। I guess Divya bhai can continue. I think yes. So thank you for that, Shivam bhai. I'll move over to what Ashutosh bhai had asked Divya bhai about that challenge to the one China policy.